हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग हिंदी में जो है हिंदी 2 भागों में डिवाइड रहता है, जो कि आपका 15 क्वेश्चन आपका CDP बेस्ड रहता है और 15 आपका जो गद्यांश से रिलेटेड रहता है, जो कि आपका गद्यांश रहेगा उसे पढ़ के आप लोग ईजिली उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश है, तमिलनाडु भारत के दक्षिणी छोर पर बसा राज्य है जिसे प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नताएं प्रदान कर अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ है और तमिल भाषा बोलते हैं। इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल और चेरा वंशों के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। तो इस तरह से तमिलनाडु की कुछ यहाँ पे विशेषता बताया गया कि तमिलनाडु भारत के किस तरफ है और यह कैसा मतलब कि राज्य है और यहाँ पे मंदिरों का किस तरह महत्व है और किनके द्वारा बनाया गया है। तो इसी प्रकार जो है आपका जो है यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बखान किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिणी छोर में स्थित है। तो इनमें से अभी हम लोग तुरंत गद्यांश में पढ़े हैं कि तमिलनाडु जो है आपका भारत के दक्षिणी छोर पे है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है स्थापत्य कला का क्या अर्थ होता है। तो स्थापत्य कला का क्या अर्थ होता है आपको बताना, जैसे भवन निर्माण की कला है, मूर्ति बनाने की कला है, भित्ति चित्र बनाने की कला है, मंदिर निर्माण की कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भवन निर्माण की कला। स्थापत्य कला का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला, जो कि आपका तमिलनाडु में इसका जीता उदाहरण आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चोल तथा चेरा राजाओं ने तमिलनाडु को समृद्ध बनाया है। तो आपको बताना है कि चोल तथा चेरा जो राजाओं थे उन्होंने तमिलनाडु को किस प्रकार समृद्ध बनाया है। चित्रकला में, मंदिर निर्माण कला में, गीत संगीत में, वास्तुशिल्प, मूर्ति एवं भवन निर्माण कला में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चोल और चेर राजाओं ने तमिलनाडु में जो है वास्तुशिल्प, मूर्ति एवं भवन निर्माण के कला में जो है तमिलनाडु को क्या किया है, समृद्ध बनाया है। उसके बाद चौथा नंबर है, तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है, वाक्य से तात्पर्य है। तमिलनाडु को जो है मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, तमिलनाडु में मंदिर का राज्य है, यानी कि मंदिरों का राज्य है। उसके बाद सेकेंड है, तमिलनाडु में प्राचीन मंदिर है। तीसरा ऑप्शन है आपका, तमिलनाडु में मंदिरों की बहुलता है। बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु राज्य को जो है मंदिरों का राज्य कहा गया है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि तमिलनाडु में जो है मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे जो है मंदिर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो है तमिलनाडु को जो है मंदिरों का राज्य भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो तमिलनाडु जो आपका भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे पड़ता है, तो वहाँ पे जो है वो तमिलनाडु राज्य जो आपका समुद्र के किनारे भी है और वहाँ पे पर्वतीय भी है, मतलब कि जैसे नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह आपका जो तमिलनाडु में भी पड़ता है, मैदानी क्षेत्र भी पड़ता है, बट वहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह से वहाँ की भौगोलिक विशेषता के अंतर्गत जो आपका मरुस्थलीय नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं, वाक्य से तात्पर्य है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो भवन निर्माण के बेजोड़ उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका जो है इस क्वेश्चन के मतलब कि तात्पर्य को यहाँ पे बिल्कुल बता रहा है कि यहाँ पे अनेक प्राचीन मंदिर है जो भवन निर्माण के बेजोड़ उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, अत्यंत का संधि विच्छेद को आप लोगों को बताना है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति जोड़ अंत, अत्यंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ अंत, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, अद्वितीय का समानार्थी शब्द नहीं है,
मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है अद्वितीय का समानार्थी शब्द नहीं है। जैसे बेजोड़ है, अद्भुत है, अनोखा है, आश्चर्य है। तो यहाँ पे आश्चर्य जो है एक अलग है और बाद बाकी बेजोड़, अद्भुत, अनोखा ये सारे जो है अद्वितीय का समानार्थी है, मतलब कि उसके जैसा और कोई नहीं। तो इस तरह से बेजोड़ा, अद्भुत, अनोखा ये सारे जो है अद्वितीय का समानार्थी हो जाएगा। आश्चर्य जो है एक अलग है। तो इस तरह से आपका इसमें से कौन नहीं है, तो आश्चर्य ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से एक जो है आपका अलग है, उन्हीं को आपको बताना है। जैसे मैदानी है, समुद्री है, पर्वतीय है, उसके बाद मरुस्थल है। तो यहाँ पे मरुस्थल आपका एक अलग वर्ड है, बाद बाकी मैदानी, पर्वतीय ये सारे जो है एक तरह से आपका विशेषता यानी कि बता रहा है मैदान का, तो ये सारे अलग हो जाएंगे। बट आपका मरुस्थल जो है एक अलग शब्द है, यहाँ पे एक संज्ञा, मतलब कि मरुस्थल आपका एक संज्ञा हो गया। वहाँ पे यहाँ से देखिए एक अलग आपका जो है गद्यांश शुरू होता है, फिर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले गद्यांश को देख लेते हैं। धरती की परियों के सपनीले प्यार में नई चेतना, नई उमंगे बोलने लगी। कुछ ऐसे भोर की बयार गुनगुना उठी, अलसाए कोहरे की बाँह सिमटने लगी। नरम नरम किरणें की नई नई धूप में राहों के पेड़ों की छाँव लिपटने लगी। तो इस तरह से कुछ मतलब कि सुबह होने के द्रव्यों में कुछ इस तरह का भाव मतलब कि दिखता है, प्रकट होता है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन है कि भोर अपने संग क्या लाई। भोर जो है अपने संग क्या लाई आपको बताना है। नई चेतना और स्वप्न, नई उमंग और स्वप्न, नई चेतना और नई उमंग, उसके बाद है नई उमंग और प्रेम। तो भोर जो है अपने साथ क्या लेके आई, तो नई चेतना और नई उमंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भोर अपने संग क्या लाई है, नई चेतना और नई उमंग लेकर के आई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छाँव लिपटने लगी। पंक्ति डैश की ओर संकेत करता है। तो पेड़ों की छाँव जो है लिपटने लगी, तो धूप के कम होने पर, धूप के बढ़ने पर, कोहरे के बढ़ने पर, पेड़ों के बढ़ने पर। तो धूप के बढ़ने पर, जब धूप मतलब कि सूर्य की जब नरम नरम किरणें जब पेड़ों की छाँव में घुसने लगी, तो इससे जो है क्या मतलब कि आशय होता है कि पेड़ों की छाँव में जो है वह लिपटने लगी। तो धूप बढ़ने पर मतलब कि धूप बढ़ने का एक तरह से संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरम नरम किरणों से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि नरम नरम किरणों से क्या तात्पर्य है। सूरज की किरणें धूप में नहा ली है, सूरज की किरणें नरम पड़ रही है, सूरज की किरणें नरम होती है, सूरज अभी अभी उगा है। जब सूरज, सही बात है, जब सूरज सुबह में जब उगता है तो उस समय उसका जो किरण होता है, उसका प्रकाश जो होता है बहुत ही नरम नरम होता है। तो नरम नरम किरणों से तात्पर्य है कि सूरज जो है अभी अभी क्या हुआ है, उगा है, यानी कि जगा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, कोहरे की बाँह सिमटने लगी से क्या तात्पर्य है। कोहरे की बाँह सिमटने लगी मतलब जो कोहरे जो छाए हुए हैं वह धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा है, इसका यही आशय है। तो कोहरे की बाँह सिमटने लगी, तो इसका ऑप्शन आपको बताना कि कौन सा सही है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, कोहरा छटने लगा है, कोहरे की बाँह छोटी होने लगी है, कोहरा समाप्त हो गया, तेज धूप निकल आई है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो है कोहरे जो है छटने लगी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कोहरे की बाँह सिमटने लगने का इसका तात्पर्य हो गया कि कोहरे जो है अब क्या हो रहा है, छटने लगा है, यानी कि अब समाप्त होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भोर की बयार गुनगुना उठी, पंक्ति में डैश अलंकार है। तो भोर की बयार जो है गुनगुना उठी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, मानवीयकरण, रूपक, उपमा। तो यहाँ पे जो है एक तरह से मानवीय अलंकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय अलंकार में क्या होता है, जब निर्जीव वस्तुओं, प्राणियों या प्रकृति तत्वों को मानवीय गुण, भावनाएं की क्रिया दी जाती है तो उसे मानवीय अलंकार के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे है, भोर की बयार गुनगुना उठी, मतलब कि वृक्ष जो है मुस्कुरा रहे थे। इस तरह के जैसे भी वाक्य आप लोगों को दिख रहा है तो वह मानवीयकरण मतलब कि एक तरह से मानव का जैसा व्यवहार करता है, उस वाक्य से ऐसा प्रकट होता, प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आपका मानवीयकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो फर्स्ट है कोहरे, किरणें, पेड़, नई नई। तो यहाँ पे नई नई एक अलग शब्द है आपका।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो है CDP बेस्ड यानी कि साहित्य का जो है हिंदी का CDP बेस्ड आपका क्वेश्चन जो है शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा की लिपि से संबद्ध न होता है। उदाहरण के लिए, तो भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा की लिपि का संबंध न होना किसका उदाहरण है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कोई दो भाषा में लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता है। उसके बाद तीसरा है कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध न होना किसका उदाहरण है? तो कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग। उसके बाद है भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलैंग्वेजिंग का आशय होता है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। उसके बाद है भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है कि भाषा में जो है रचनात्मक से क्या अभिप्राय है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन। तो देखिए पहला आपका कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। बिल्कुल सही बात है। इस तरह की यदि कक्ष में प्रक्रिया यानी कि अधिगम यदि चल रहा है तो निश्चित रूप से वह जो है कक्ष जो है एक तरह से रचनात्मक कक्ष का उदाहरण पेश कर रहा है। तो कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले प्रश्न मतलब खुले अंत वाले प्रश्न हो गया कि किसी भी प्रश्न का एक से अधिक हल मतलब कि हो सकता है। और उसके बाद है जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। तो इस तरह से यदि कक्ष में अधिगम हो रहा है तो वह निश्चित रूप से वह रचनात्मक का जो है मतलब कि उदाहरण दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है? तो पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है आपको बताना हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी भी मतलब कि कक्ष में जब श्रवण पाठ यदि शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो है बच्चों को श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ने का चरण नहीं है? तो व्याकरण पढ़ने का चरण नहीं है तो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि। उसके बाद है अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना। उसके बाद है पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास या ड्रिल करना। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि जब भी सीटेट के किसी भी ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में ड्रिल और अभ्यास जैसी बात आती है तो वो भी आपका जो है ज़्यादातर गलत ही होता है यानी कि नेगेटिव तौर पे वो काम करता है। तो पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास या ड्रिल करना ये जो है व्याकरण पढ़ने का चरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सी भाषा का अवधारणा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी जो है भाषा शिक्षा का अवधारणा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जैसे आपका जो है बुद्धि, ये बुद्धि जो है आपका भाषा शिक्षण से जो है बिल्कुल ही मतलब कि उसकी अवधारणा नहीं है। तो इसके बाद ट्रांसलैंग्वेजिंग है, उसके बाद पठन वैकल्य है, भाषा संबंधी विशिष्ट विकार है। ये सारे जो है शिक्षा मतलब कि भाषा शिक्षा की अवधारणा को प्रकट करता है। बट आपका बुद्धि एक अलग है तो बुद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं क्योंकि भाषा के कक्षा में जब अध्यापक यानी कि शिक्षक जो क्वेश्चन जो पूछते हैं तो बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण की तरह वह काम करते हैं। आखिर क्यों? फर्स्ट है लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब शिक्षक
कक्ष में जब प्रश्न करते हैं, निर्देश देते हैं, तो वह जो है विद्यार्थियों की सहभागिता काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के समान शब्दकोश में नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। फर्स्ट है उच्चारण, शब्द अर्थ, शब्द की उत्पत्ति, बालाघात। तो यहाँ पे उच्चारण, शब्द अर्थ, बालाघात ये सारे चीज़ें जो है पाई जाती है, बट आपका शब्दकोश में जो है शब्द की उत्पत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है, यानी कि पठन का जो है आयाम नहीं है, आपको बताना है। भाषा की लिपि की पहचान, उसके बाद है पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, पाठ सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। तो ऊपर से आपका 3 ऑप्शन जो है, भाषा की लिपि की पहचान, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, पाठ सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, ये सारे जो है पठन के आयाम है। बट आपका जो है चौथा ऑप्शन जो है कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य का पहचान करना, ये पठन का आयाम नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको बताना है। फर्स्ट है वास्तविक संप्रेषण उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, 2 भाषाओं में शब्द सूची, बोली और लिखी गई सामग्री, आरंभिक साक्षरता। तो यहाँ पे जो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता का अवधारणा किससे संबंधित है, तो बोली और लिखी गई सामग्री जो है यह जो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक तरह से प्रूव्ड यानी कि प्रमाणिकता का अवधारणा का बोध कराती है। जब हम किसी भी चीज़ में बोलते हैं, किसी भी चीज़ को लिख के देते हैं, वो एक तरह से प्रमाण हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है, खेल विद्यार्थियों के अधिगम के उद्देश्य को भटकाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि खेल से कभी भी बच्चे का ध्यान जो है भटकता नहीं है, बट उसका जो कंसंट्रेशन और बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि वह खेल जो है भटकाता है, उसका उद्देश्य है बच्चों को ध्यान को भटकाना। तो इस तरह से यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी है। तो वाचन शिक्षण, वाचन मतलब होता है बोलना, उसके लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थी के स्तर का होना चाहिए, ये सही बात है। वाचन के लिए सामग्री पूर्व से पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, ये भी सही बात है। वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, ये गलत बात है। जब बच्चे कोई भी चीज़ बोल रहे, विद्यार्थी बोल रहे हैं, जब वह त्रुटि कर रहा तो क्या उसी टाइम उसको संशोधन करना चाहिए? ऐसा नहीं है, बाद में उसे बताना चाहिए कि मतलब कि इस जगह आपका जो है गलती हुई है। तो ये नहीं कि जब वह बोल रहा है उसी दरमियान उसको जो है संशोधन करना भी जरूरी है, तो ये जो है गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है वाचन के लिए कुछ विचार दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। तो कौन अधिक उपयोगी नहीं है कि वाचन के समय ही विद्यार्थी के वाचन संशोधन कर देना, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उसके बाद है आपका भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, घर की भाषा या मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरण से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, ये बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका ये नहीं कहता है कि विद्यालय का जो प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू होती है वही से आपका अंग्रेजी में शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहता, बल्कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में होना चाहिए। इस तरह का NCF 2005 और NEP 2020 भी कहती है। तो इस तरह से कौन सा नहीं मतलब कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य
के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? तो रचनात्मक आकलन, संकलात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, दक्षता आधारित आकलन। तो ये जो है आपका राइट आंसर रचनात्मक आकलन हो जाएगा। इसमें क्या कर रही है शिक्षिका कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। तो यह एक तरह से रचनात्मक आकलन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से क्या है? भिन्न है। पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग में बोली जाती है हिंदी और बिहार के जो पूर्वी भाग में बोली जा रही है हिंदी, वो दोनों डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग है। बट दोनों के जो होते हैं श्रोता और वक्ता, तो काफ़ी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी मतलब कि ये दोनों जो है इन दोनों भाषाओं को समझ लेते हैं, तो अच्छी तरह से मतलब कि समझ पाते हैं। तो हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? कि ये दो विभिन्न भाषाएं हैं, एक हिंदी है और दूसरी भोजपुरी है। ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। उसके बाद है ये एक ही भाषा है। तो ये जो है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, इसीलिए ये दोनों वक्ता और श्रोता क्या करते हैं? आपस में इन भाषाओं को समझ पाते हैं। तो ये हिंदी की ही बोलियां हैं, ये हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन किए। तो इसी तरह से हिंदी के आपके जो CTP के क्वेश्चन रहते हैं, आपका एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।